हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और अपनी 10th की प्रिपरेशन को बस बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो अपन की क्लास का कुछ रूल है। पहला कि बेटा आप नोट्स मत बनाइएगा। पहली चीज, नोट्स मत बनाइएगा। क्यों नहीं बनाइएगा? क्योंकि आपको नोट्स मैं पीडीएफ A4 साइज में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। कुछ चीजें जो मैं फ्री हैंड लिखूंगा उसे आपने नोट करना है। क्लास लेने के बाद तुरंत, जैसे जिस दिन भी आप क्लास लो, शाम को सोते टाइम रिवाइज करना है एक बार इसका, और देन नेक्स्ट डे फिर एक बार रिवीजन लगाना है। और फिर आपको एक वीडियो और मिलेगी हर एक चैप्टर की, जहां हम 2015 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चंस मैं आपको अलग एग्जाम टाइम से पहले कराऊंगा। तो यहां आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, अपना पहला चैप्टर सिविक्स का। इसी सीरीज में हम पहले सिविक्स पूरी कंप्लीट करेंगे, देन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इसी वे में आपको भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अच्छे से बिल्कुल ईयरफोन लगा के बैठे हो तो ऐसे बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ताकि कुछ फ्लो चार्ट में चीजें लिखूंगा उसको आपने नोट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में सबसे पहले बच्चों समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, एक कंट्री है, एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है। इस टेरिटरी में कुछ पीपल रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं बच्चों, और ये लोग डिफरेंट रिलीजन के हैं। ये लोग डिफरेंट रिलीजन के हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। और इनकी जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी अलग अलग जाति इसमें रहती है। ठीक है बच्चों, अब इसको ना ऐसे एग्जांपल से समझना, जैसे आपकी फैमिली में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों की अलग अलग डिमांड होगी। सबकी एक जैसी डिमांड नहीं हो सकती है ना। किसी को हो सकता है शाम के डिनर में आलू खाना हो, किसी को हो सकता है गोभी खानी हो। सबकी अलग अलग डिमांड है। सिमिलरली एक टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, सबके ओपिनियन अपने अपने अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके जब डिफरेंट ओपिनियन है तो इसका मतलब सबके अपने अलग ओपिनियन है। इन सब ओपिनियन को सिंप्लीफाई करके पुट फॉरवर्ड करने के लिए गवर्नमेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेने के जो अधिकार हैं, डिसीजन लेने के जो अधिकार हैं, वो वोट की फॉर्म में, वो वोट की फॉर्म में एक पर्टिकुलर ग्रुप को दे देते हैं। किसे देते हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप को दे देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने राइट को इन दी फॉर्म ऑफ वोट इस ग्रुप को दिया, और एक ग्रुप क्या करेगा, इन लोगों के लिए इन रिटर्न क्या बनाएगा, रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये कंट्री हो गई, ये कंट्री हो गई, और कंट्री ने, कंट्री के लोगों ने अपने राइट वोट की फॉर्म में इस ग्रुप को दे दिए। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गवर्नमेंट बोलते हैं। और यही ग्रुप इन लोगों के लिए क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो गवर्नमेंट होता क्या है? अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉ and the right to enforce them is vested in a particular group in a society is called government। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? गवर्नमेंट समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अब अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, तो बेटा गवर्नमेंट को चलाने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट के ऑर्गन्स की बात करें तो आपको 3 ऑर्गन दिखाई देंगे। 3 ऑर्गन में पहला होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है आपका जुडिशियरी। ठीक है बच्चों, 3 आपके ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन से, ये तीनों ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लेजिस्लेटिव की बात करूं तो ये ऑर्गन लॉ बनाता है। ठीक है, दूसरा ये लॉ को इंप्लीमेंट करेगा और ये लॉ को सुपरवाइज करेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट चलाने में 3 अलग अलग काम होते हैं, और ये 3 अलग अलग कामों को अगर हम एक ही व्यक्ति में क्या कर दें, वेस्ट कर दें। ठीक है, वेस्ट मतलब उसको दे दे। जब ये तीनों कामों को, अलग अलग जो काम है, इसको अगर एक ही व्यक्ति करे, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं मोनार्की। उस टाइप की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? मोनार्की कहते हैं। ठीक है, मोनार्की का मतलब राजशाही, जैसे पहले हुआ करते थे ना। आपने सुना होगा औरंगजेब का रूल, आपने सुना होगा ठीक है, हिटलर का रूल। ये सारे मोनार्क थे। क्यों मोनार्क थे? क्योंकि ये तीनों काम यही व्यक्ति करते थे। अब जब तीनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा है तो क्या सही क्या गलत वो व्यक्ति डिसाइड करेगा।
जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उसको अगर वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट अलग से उसमें क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ये तो आपकी सेपरेशन हो गई। बट अगर ये तीनों काम एक ही व्यक्ति में है तो वो मोनार्की होगी, और मोनार्की में क्या सही क्या गलत डिसाइड करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है। दूसरा, अगर ये तीनों काम अलग अलग 3 बॉडीज में हो तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। यानी कि बच्चों, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम इस ऑर्गन की पावर के बेस पे जो गवर्नमेंट पढ़ेंगे वो 2 टाइप की होंगी। मोनार्की, इसको शादी भाषा में ऑथोरिटेरियनिज्म भी कहते हैं, लेकिन ये फर्दर आप अगली क्लासेस में जाओगे तो ये अलग अलग टर्म्स होंगे। बट फिलहाल के लिए आप मोनार्की को ऑथोरिटेरियनिज्म से मिलाकर देखिएगा। ठीक है बेटा। तो अब समझते हैं गवर्नमेंट के टाइप किस बेसिस पे, ऑर्गन की पावर की बेसिस पे। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पहला आता है अथॉरिटेरियन। ठीक है, गवर्नमेंट। अब सुनना, इसे क्या, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ वन पावरफुल इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब जब सारी पावर एक पावरफुल इंडिविजुअल के हाथ में हो तो उसे कहते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, अभी आपको बताया मोनार्की से ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह समझ में आया क्या? और अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप को दे दी जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द लीडर होल्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड अथॉरिटी। एक ही व्यक्ति के पास सारी अथॉरिटी होती है, वही डिसाइड करेगा क्या गलत है क्या नहीं। ठीक है, एंड often disregarding the right and liberties of the individuals under their rule। ठीक है, तो यहां पर जब सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो किसी के राइट को नहीं देखता। आपने सुना भी होगा मोनार्की में किसी व्यक्ति के खुद के राइट नहीं हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो ये अथॉरिटी, यहाँ पर देखो 2 रूलर दिए, एक नॉर्थ कोरिया के किम जोंग, है ना, इसको आपने देखा ही होगा ना। इनका अभी भी मॉडर्न डे के अंदर ये इकलौती कंट्री है, मतलब इकलौती और भी हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के रूलर है। फिर आपने गद्दाफी जी के बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप इनके बारे में सर्च करिएगा तो आपको पता लगेगा। लीबिया के ये रूलर थे गद्दाफी। ठीक है, किसी के चलने नहीं दी उन्हें। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिस्टम इन विच द पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। पावर किसके पास होती है? पीपल के पास। पीपल का मतलब क्या हुआ? जैसे आप बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूज कर रहे हो आप, तो पीपल का मतलब क्या हुआ? ये ऑर्गन्स जो होंगे लोगों के द्वारा इलेक्ट होंगे, है ना। जैसे लेजिस्लेटिव होगी, इलेक्टेड होगी। तो इलेक्टेड का मतलब क्या है? जब लोगों ने इलेक्ट किया है तो लोगों के पास ही तो पावर है, लोग ही डिसाइड कर रहे हैं किसके पास पावर होगी। ठीक है बेटा, तो यह समझ में आया आपको। एंड द गवर्नमेंट सर्व द पीपल। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है? लोगों को सर्व करती है और लोगों के पास राइट होते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू प्रमोट द कॉमन गुड एंड मेक डिसीजन दैट बेनिफिट द मेजॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार वही काम करती है जो लोगों के बेनिफिट के लिए हो। लोग, क्योंकि लोगों ने ही तो इलेक्ट करा है। अब जब लोगों ने ही रूलर को इलेक्ट किया है तो मुझे एक बात बताओ, अगर लोगों के लिए सरकार काम नहीं करेगी तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो वो लोग जो रूलर्स है वो हट जाएंगे। तो इस डर से यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ तक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलिए, तो आपको मैंने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते जाए साथ साथ में। देखो, ये वन शॉट नहीं पढ़ा रहा, वन शॉट ही है लेकिन डिटेल वाले वन शॉट है। इसको करने के बाद आपको किसी किताब को रीड करने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लेना, बात खत्म हो गई। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो नहीं डालता कि दिमाग को शांति मिल जाए और क्या बोलते हैं एग्जाम में भी कुछ ना आए। ठीक है ना, पूरे पढ़ाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा। चलो, एक ही बार वीडियो देखनी है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्लियर है? 2 पढ़ाया आपको, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी बताया मैंने आपको ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है बच्चों, ये ऑर्गन्स होते हैं। तो लेजिस्लेटिव का ऐसा समझना, सुनो, आपकी फैमिली में 10-15 लोग हैं मान लिया। ठीक है, अब वहां पर वो पैट्रियार्कल फैमिली है, मान लेते हैं। पैट्रियार्कल मतलब जहां पर पिता की सत्ता चलती है। ठीक है, अब आपके दादाजी सबसे बड़े हैं तो दादाजी क्या कहते हैं कि भैया आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। तो ये क्या हो गया? इट इज अ जस्ट टाइप ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो लॉ बनाने वाली ब्रांच होती है वो लेजिस्लेटिव होती है। कैसे याद रखना है? एल मतलब लेजिस्लेटिव, एल मतलब लॉ, याद हो जाएगा आपको। तो ये आपका क्या हो गया? लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बन गया। अब सुनना, अब दादाजी ने कानून बना दिया, ओके। अब दादी शाम में बैठी रही, 10 बजे का उसको बाहर नहीं जाएगा
तो इसका मतलब क्या, दादी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो लॉ बनाया है, ठीक है ना, उसको सबको पालन करवाना, उसको फॉलो करवाना, ठीक है। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव, वो क्या होती है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी होती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन। इज इट क्लियर बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया इंप्लीमेंटेशन, क्लियर। अब सुनना, ये इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, पुलिस क्या कर रही है यार, इंप्लीमेंट तो करवा रही है। फॉर एग्जांपल यार, अगर गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि कोई भी गाड़ी 60 के ऊपर नहीं चलाएगा, अब आपने गाड़ी 60 के ऊपर चला दी, अब कहीं आप दिख गए, पुलिस वाले ने हाथ दिया, आप रुके, आपका चालान कट गया। चालान क्यों कटा, वो पनिशमेंट क्यों मिला, ताकि आप दोबारा गलती ना करें। लेकिन इंडिया में क्या होता है, वो दोबारा फिर चालान कटवा लेंगे, लेकिन मानते नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेशन जैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, आईएएस आईपीएस हो गई, सब आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। तीसरा समझना, अब भैया ठीक है, अब दादाजी ने लॉ बनाया था, याद करो, ठीक है, 10 बजे वाला, दादी ने क्या करा, उसको इंप्लीमेंट करवाया। अब यार दादा दादी चला रहे हैं अपनी, अब मम्मी बड़ी परेशान, बोली जो अपनी चलाते हैं, हमारे सुनते नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, अब मम्मी पापा से जाके बोलेगी, है ना, पापा शाम को काम से आएंगे, और जाके मम्मी पापा को बोलेगी, देखो अब नहीं चला रहे, बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे, बच्चे मौज ना करें। अब क्या हुआ, वहां पर लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा, मींस क्या हुआ कि वो लॉ सही है नहीं सही है, अब उसके डिसीजन लिए जाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, लॉ को सुपरवाइज करना। सुपरवाइज का मतलब लॉ करेक्ट है या नहीं है, इसके काम को कौन करता है, जुडिशियल ब्रांच करती है। विच मीन्स ठीक है। तो जुडिशियल ब्रांच समझ में आ गया कि ये क्या करती है, सुपरवाइज करती है, सुपरविजन ऑफ लॉ, है ना, सुपरवाइज या फिर सुपरविजन ऑफ लॉ, ठीक है बेटा। ये मतलब क्या है, लॉ को इंटरप्रेट करेगी। इंटरप्रेट का मतलब है, मैंने बोला कि भैया महाभारत रियलिटी पर है, अब किसी ने बोला नहीं भैया ये तो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, तो इंटरप्रेट का मतलब हुआ दिए गए डिसीजन को अपोज करना, ठीक है। तो ये क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, ठीक है बेटा। 3 ब्रांचेस क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से। अब सुनना, मैंने आपको क्या बोला, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी है ना, मॉडर्न डे जो पॉलिटिक्स है, इसमें क्या होगा, ये तीनों पावर किसमें होंगी, 3 अलग अलग लोगों में होंगी, 3 अलग अलग लोगों में होंगी। और जब ये 3 अलग अलग लोगों में होंगी, एक बात आओ, आपने सुना होगा बचपन में, ये वाली लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी होती है, वर्टिकल। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं तो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब यहाँ पर 3 अलग अलग लोगों के पास पावर है, तो बेटा जब हम इन तीनों को, जब हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर को सेपरेशन करते हैं, तो इसी को तो कहेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। रटना नहीं है, कुछ भी रटना तो है ही नहीं, है ना, बात समझ में आई नहीं आई, रटना नहीं है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, डन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं लेवल, है ना। अब यहाँ लेवल निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे उसी के जो पूरा क्लास करेगा, ठीक है। देखना बेटा, चलिए अब समझना, बात ध्यान समझना, बहुत ध्यान से कुछ बातें समझना बेटा, सुनना। अब ना कुछ एक कंट्री लेते हैं, जैसे इंडिया, अब बहुत लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है ना, बहुत बड़ा एरिया है इसका। अब सुनना, यहां पर क्या होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे नेशन की होगी, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे नेशन की होगी, मतलब पूरी कंट्री की होगी, उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए कंट्री को स्टेट में डिवाइड करा जाएगा, और स्टेट्स की अपनी भी गवर्नमेंट होगी, ठीक है। जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, उसके 28 स्टेट में वो डिवाइड है, 28 स्टेट में वो डिवाइड है, ठीक है बेटा, 28 स्टेट में वो डिवाइड है। अब जब वो 28 स्टेट्स में डिवाइड है, तो अब अपनी अपनी स्टेट्स की भी क्या है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है, क्लियर है। अब उन स्टेट को हमने किस में डिवाइड करा, याद करो, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया है, तो म्युनिसिपल, मतलब थोड़े टाउन्स में और थोड़े गांव में। सिमिलरली इन स्टेट के भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, इन स्टेट्स में भी तो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट होंगी। तो एक हायरार्की टाइप का बन गया, नहीं बन गया सिस्टम, ठीक है। ये एक हायरार्की टाइप का सिस्टम बन गया, नहीं बन गया। ये चीज एंशिएंट इंडिया से चलती हुई आ रही है, ठीक है, अशोका के टाइम पीरियड से। तो ये क्या हुआ, लेवल हो गया ना, ऊपर वाला लेवल, फिर उससे नीचे का लेवल, उससे नीचे का लेवल। तो यहां पर भी क्या, एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, अलग अलग लोग के पास पावर है। तो यहां जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो वर्टिकल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहां हो रही है बच्चों, वर्टिकल लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसी को तो कहेंगे वर्टिकल पावर शेयरिंग। रटना है ही नहीं, कुछ समझ लो आराम से,
ठीक है, ये हो गया वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो लेवल का मतलब क्या हुआ, यूनियन लेवल, नीचे स्टेट आ जाएगा, फिर नीचे ये जो आएगा लोकल लेवल आएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्यों लेवल बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए। बच्चों क्लियर है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया की, फिर स्टेट है, जैसे अपने यहाँ पर, जैसे मैं तो यूपी से हूँ तो यहाँ पर योगी जी हैं। ठीक है, सिमिलरली फिर नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव से अपने प्रधान जी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर शेयरिंग का मतलब समझ में आ गया। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, पावर शेयरिंग कैन बी डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस। अब अकेला पीएम हूं और कोई पॉलिटिकल बॉडी है ही नहीं इंडिया में, तो इसका मतलब एक ही पॉलिटिकल ऑफिस है, लेकिन पीएम के साथ मैंने सीएम भी बनाया, तो पॉलिटिकल ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं हुए। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ऑफिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो डेफिनेशन बच्चों याद रखनी है आपको, पावर शेयरिंग कैन बी डिफाइंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड द एक्सरसाइज ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो इसे हम पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब सब लोग मिलकर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अपने घर में भी सारी पावर एक व्यक्ति के पास थोड़ी होती है, पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। कुछ पावर पापा के पास होती है, कुछ काम पापा करते हैं, जैसे जैसे है ना, बाहर का सारा काम जो है, मान लो क्या बोलते हैं, बिजनेस का हो गया, ये सब पापा संभालेंगे, मम्मी किचन संभालती है, तो यहाँ भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है। घर भी ऐसे चलते हैं और कंट्री भी ऐसे चलती है। ठीक है, इसको बिल्कुल लॉजिकली समझना है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। फिर समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी, बस एक बार रीड आउट कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग रटना नहीं है, समझाया पूरा। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। रटना है ही नहीं, मेरा बच्चा रटता नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये नया टर्म है, समझाऊंगा इसको बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को ही चेक्स एंड बैलेंसेस कहेंगे। अब ये क्यों कहेंगे वो समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ओके, ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो अब समझना चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे। थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, इसमें आपको समझाता हूं चेक्स एंड बैलेंसेस है क्या। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ओके, देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या है। ठीक, एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ। ठीक है, सपोज दैट योर फादर इज अ बिजनेसमैन, योर फादर इज अ बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर आपके फादर बिजनेसमैन हैं, आपके फादर ने क्या करा, आपके फादर ने, ठीक है, आपके फादर ने साथ में जॉब भी कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और बिजनेसमैन भी है, तो उन्होंने बिजनेस क्या कर दिया, आपकी मदर को दे दिया। ठीक है, अब बिजनेस अपनी मदर को दे दिया का मतलब क्या, उनको कुछ पावर दी। अब मुझे बताओ, अब अगर आपके फादर, जो मदर बिजनेस संभाल रही है, पापा जॉब करें, ध्यान समझना, अगर मदर बिजनेस संभाल रही है तो पापा क्या है, उसके अकाउंट चेक करेंगे। अकाउंट्स का मतलब पूरी डिटेल चेक करेंगे, कितना अपना बिजनेस प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। पावर तो दे रहे हैं, लेकिन पावर को चेक भी कर रहे हैं। अगर चेक ना करें, हो सकता है कल के दिन हेर फेर होना स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहां पर क्या हो रहा है, पावर देने के बाद पावर को चेक किया जा रहा है, अकाउंट चेक करे जा रहे हैं कि कैसे काम करा है, और अगर ढंग से काम नहीं करा, बिजनेस वापस ले लिया जाएगा। दिस सिस्टम इज नोन एज चेक्स एंड बैलेंस। पावर दे रहे हैं, लेकिन पावर को चेक भी किया जा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मैं इस चीज की बात करूं तो बहुत ध्यान समझना, कहां पर दो तीन बातें आती है, सुनना। भारत के लोग, सुनना मेरी बात ध्यान से, भारत के लोग अपने एमपी को चुनते हैं यूनियन लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में। अब ये एमपी से कुछ क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। कुछ यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, कॉन्सेप्ट गलत है तुम्हारे, ध्यान समझना। अभी मिनिस्टर क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ये गवर्नमेंट को रन करेंगे, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रन करेंगे। अब क्योंकि भारत के लोगों ने किसको चुना है, एमपी को। ठीक है, तो होगा क्या, भारत के लोगों ने एमपी चुने हैं, ये भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट में हमको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये एमपी कर रहे हैं। अब ये एमपी क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं। हमारे पावर किसने दी, एमपी ने तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दी। अब वही क्या कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे रन हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है। अब गलत हो रही है तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। आपको समझाऊंगा सारी चीजें जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है।
ठीक है, क्लियर है, चेक्स एंड बैलेंस क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये चेक्स एंड बैलेंस को समझते हैं बेटा, चेक्स एंड बैलेंस समझते हैं, ठीक है बच्चों। अरे भैया एक सेकेंड ना बच्चों, चलिए, जो चेक्स एंड बैलेंस समझना बेटा, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंस इज अ सिस्टम ऑफ मेकिंग श्योर दैट वन डिपार्टमेंट डज नॉट एक्सीड्स इट्स बाउंड, है ना, वो अच्छे से क्या कर रहा है, अपने काम कर रहा है और अपनी ज्यूरिडिक्शन से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। एग्जांपल देख लो, एक ही समझना, ये तो समझा मैंने, मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर बट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो मिनिस्टर, जो काउंसिल मिनिस्टर में होते हैं, जो कि एमपीओ के द्वारा ही, मतलब एमपीओ से ही एक काउंसिल मिनिस्टर बनती है, वो गवर्नमेंट चलाती है, लेकिन वो किसके रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लियर है। दूसरा, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जो जज होते हैं इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भारत में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। बहुत ध्यान से, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, ये प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, बट ये दोबारा से जिन्होंने इसको अपॉइंट करा है, ये उन्हीं की पावर को चेक करते हैं, इसी को हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। याद रखिएगा, ये डायग्राम दिया हुआ है, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपॉइंट कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। फिर लेजिस्लेटिव, देखो सुनो, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जब प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो होता है वो लेजिस्लेटिव से ही होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इनके काम पर ध्यान रखता है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती, इलेक्ट करती है किसे, एग्जीक्यूटिव को, ये दोबारा इसको ही देखते हैं। तो ये चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम होता है, इस चीज को याद रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, ये एग्जाम में आता है 1 नंबर में, ठीक है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर है। फिर आता है वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन कर दिया, व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सच एज स्टेट, सेंट्रल एंड म्युनिसिपल एंड पंचायत, इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग, इट इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे हम कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता क्या है। मतलब जब हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को लेकर के किसे देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना कि वर्टिकल पावर शेयरिंग का मतलब भी फेडरलिज्म से कनेक्टेड ही है, तो पूरा सिलेबस इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है बेटा। तो याद रखना है इसका, ये आपको डायग्राम याद रखना है, डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग में आपके काम आएगी, ठीक है बेटा। तीसरा फॉर्म ऑफ है सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ये सोशल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, है ना, अगर आपने देखा होगा प्रेशर ग्रुप वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शंस भी होते हैं तो वहां भी छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ये सोशल ग्रुप हुए। अब इसको भी पावर शेयरिंग करी जाती है ना, क्योंकि अगर लोगों को हम पावर नहीं देंगे तो लोग अपने हकों को, अपने जो मांग होती है उसको कैसे रखेंगे लोगों के सामने, ठीक है। तो पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है बेटा, ठीक है, बात समझ में आई। तो जब हम समाज में लोगों को पावर देते हैं, ठीक है, समाज में भी पावर शेयर करते हैं एक दूसरे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स को अपने जो डिसीजंस हैं उसको इनिशिएट करने का मौका मिलता है, ये हुआ। अब इट इज डन टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस कम्युनिटीज, वुमेन, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज, सो दैट दे वुड नॉट फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बहुत ध्यान समझाता हूं, सुनना बेटा, आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर हमारी जो लेजिस्लेटिव यानी कि जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर जो वुमेन है इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, आपको पता है, क्लियर है ना। अब एक्चुअल में देखो यार, कुछ बात है, ये चीज कभी इंडिया में ना अप्लाई हो ही नहीं सकती कि मतलब जो वुमेन्स है वो पार्लियामेंट में ज्यादा, उसके पीछे रीजन है। पहला रीजन क्या है कि देखो, कोई भी अपनी पावर को कम नहीं करना चाहता, है ना। आपको लगता है कि कभी जो मेन है ये अपनी पावर कम करके वुमेन को रिप्रेजेंटेशन कभी देंगे, कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देख लेना 100 सालों में, 2 सालों में ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब सुनना, अब हम वुमेन अगर हम रिप्रेजेंटेशन ना दें तो इनको एलिएनेटेड फील होगा, क्लियर है। अब इनको रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, तो जब इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई तो वहां पर 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया वुमेन के लिए, ताकि वुमेन को क्या ना हो, एलिएनेशन फील ना हो, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से पावर शेयरिंग करते हैं हम सोशल ग्रुप्स में, ठीक है, याद है, याद हो जाएगा ना, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, 3 फॉर्म पढ़ाई आपको पावर शेयरिंग की। पहला वर्टिकल पावर शेयरिंग, याद हो गया, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और तीसरा सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग, ठीक है। तीनों याद रखने बहुत अच्छे से, इसी को पढ़ लेना बहुत ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए अब सुनना, एक चीज बहुत ध्यान सुनना बेटा,
अब जरा एक बार माइंड मैप बना दूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया, पावर शेयरिंग। इसको बना लेना अपने नोट्स में, इसको बना लेना अपने नोट्स में, फिर मैं नोट प्रिंट आउट करवा लेना, फिर पढ़ लेना। मैंने आपको पावर शेयरिंग पढ़ाया। पावर शेयरिंग में हमको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया बेटा, गवर्नमेंट पढ़ाया। गवर्नमेंट पढ़ाने के बाद हमने आपको इसकी दो फॉर्म पढ़ाई। एक पढ़ाई मोनार्की, जिसका मतलब होता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, और फिर हमने आपको पढ़ाया डेमोक्रेसी। फिर हमने पढ़ाया था ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स में हमने आपको पढ़ाया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब इन तीनों में पावर शेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, बोलो बोलो फटाफट से। याद है, याद आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। फिर बच्चों हमने आपको पढ़ाया था लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, और लेवल में आपको तीन पढ़ाए थे, यूनियन लेवल, यूनियन, फिर स्टेट पढ़ाया था, और फिर आपको पढ़ाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इन तीनों में जब पावर शेयरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या कहते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर दूसरा पढ़ा है वर्टिकल, वर्टिकल को क्या कहते हैं, फेडरल। और तीसरा पढ़ा है सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ये पढ़ाया। ये शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, याद होना चाहिए, रीड आउट होनी चाहिए चीजें। और उसके बाद ये चैप्टर की जड़ है। इसके बाद केस स्टडीज है। मैं चैप्टर यहां से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता हूं, पहले केस स्टडी बता दूं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। किताब में भी चीजें गलत तरीके से लिखी गई हैं। आप पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, याद करो ये क्या है, कैसा सिस्टम होता है ये। अब दो केस स्टडी दी है, एक श्रीलंका की और एक बेल्जियम की, उसका चैप्टर खत्म। ठीक है, ऐसे पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से। नोट कर लो इसे बेटा फटाफट से, इसे नोट कर लो फटाफट से। तो बच्चों क्लियर है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सुनो, मैंने यहाँ पर मैप भी लगा दिया आपके लिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता यूरोप कहाँ पर है। बेटा सुनो, इस उम्र में पढ़ाई लिखाई कर लो। ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, तुम पावर जिस दिन तुम्हारे पास होगी, रुतबा जिस दिन तुम्हारे पास होगा बेटा, उस दिन पूरी दुनिया तुमसे रिश्ते निकालने लग जाएगी। दूर दूर के रिश्ते तुमसे जुड़ने लग जाते हैं जिस दिन तुम्हारे पास पावर रुतबा होगा। और पावर रुतबा नहीं है तो माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप भी एक दिन छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बता रहा हूं, इस चीज को अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, और दूसरों की गाड़ियों में जाके लेफ्ट साइड में जाकर ना स्नैपे और शॉर्ट्स मत डाला करो ना। शॉर्ट्स मतलब स्टेटस मत लगाया करो, उससे तुम्हारा स्टेटस नहीं बनेगा। कब तक जाके दूसरों की गाड़ियों में लेफ्ट साइड में जाके बैठोगे। अपनी पावर बनाओ, रुतबा बनाओ, अपनी खरीदो, और जाके फिर दुनिया देखना कैसे रिलेशन बनाती है। क्लियर है, चलो तो केस स्टडी करते हैं बेटा। केस स्टडी देखना ध्यान से। अब यहाँ पर पहला कंट्री है बेल्जियम। पहली कंट्री कौन सी है बेटा, बेल्जियम, बेल्जियम। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से। अब बेल्जियम सुनना, ये यूरोप का मैप आपको मैंने दे रखा है, ये वाला देखो, ये यूरोप का मैप है। यहाँ से यूरोप है। ठीक है, ये रशिया अलग हो गया, ये यूरोप हो गया। अब कुछ हिस्सा रशिया का भी यूरोप में आएगा। अब इसमें यूरोप के मैप में यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर, यहाँ देखो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के पास में यहाँ पर कंट्री है बेल्जियम। ये कंट्री है बेल्जियम, ये वाली इतनी सी कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सुनना, बहुत छोटी है, दिमाग में हर चीज रखना। ज्योग्राफी छोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन, हम यहाँ पर जाति की बात करते हैं, मतलब रिलीजन की बात करते हैं। अब सुनना ध्यान से, इसके क्षेत्र है, क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा तुम्हें दिखाई दे रहा है, नीचे वाला, ऊपर वाला वेलोनिया है, नीचे वाला फ्लेमिश है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड में इसको ऊपर कर दूं। अब सुनना बेटा, अब सुनना ध्यान से। अब जो इसका फ्लेमिश रीजन है, वहां पर डच भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? 59%। ठीक है, फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले लोग हैं 59%। फिर वेलोनिया रीजन में फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं? 40%। बचा कितना? 1%। क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। डाइवर्सिटी देखना, डाइवर्सिटी क्या है? डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले।
ठीक है, क्लियर है। अब सुनना, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, अब कैपिटल में डच भाषा बोलने वाले 20% लोग हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% लोग हैं। तो मोटे तौर पर ये समझो, इसकी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में 3 भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब सुनना, तो इसका मतलब वो डाइवर्सिटी कम है, डाइवर्सिटी क्या है? कम। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेल्जियम क्या है? स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप की छोटी कंट्री है, जिसकी बाउंड्री किस किससे लगती है? यहां देखो, इस पे देखो, बाउंड्री कहां लग रही है? इधर फ्रांस से लग रही है। और किससे लग रही है? ऊपर देखो नीदरलैंड से लग रही है। और किससे लग रही है? इधर जर्मनी से लग रही है। ठीक है, और चौथा यहां पर एक कंट्री लग्जमबर्ग। ठीक है, तो 4 से लग रही है। सुनना ध्यान से, देखो जर्मनी से, फ्रांस से, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ये लग्जमबर्ग। एमसीक्यू आएगा यहां से, देखो एमसीक्यू कैसे आएगा? कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। ऊपर बाउंड्री किससे लग रही है? नीदरलैंड। याद करो यहीं पर बैठ के, बकवास नहीं फालतू में। यहां किससे लग रहा था? ध्यान से देखो, जर्मनी, और बीच में यहां पर था लग्जमबर्ग। बीच में क्या था? लग्जमबर्ग। और इधर क्या था? फ्रांस। किस किस से बाउंड्री शेयर कर रहा है? नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट बना दे इसका कुछ भी। ठीक है, तो क्या बना दे बेटा? क्या बना दे? क्या बना दे? क्या बना दे? है ना, FGLN ऐसे याद रख लेना। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। ठीक है, FGLN याद रखना। ये याद रखने की जरूरत नहीं, पहले बात तो आपको बता दिया। ठीक है, दिखा भी दिया। ठीक है ना, ये इसका एथनिक कंपोजिशन है, कहां कहां से बाउंड्री शेयर होती है। सुनना, अब सुनना बहुत ध्यान से। अब सुनना, यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी, यहाँ के जो लीडर्स थे वो बहुत समझदार थे। यहाँ के लीडर इंडियन गवर्नमेंट की तरह, इंडिया के लीडर्स की तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ के लीडर ने क्या करा, ये जो एथनिक कंपोजिशन है इसको नोटिस करा, इसको रिकॉग्नाइज करा, और वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां के जो संविधान है, उसको कुछ इस तरीके से बनाया कि सारे ही जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको इनकी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिले। और जब सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो कभी भी किसी कंट्री के अंदर वॉर्स नहीं होते, सिविल वॉर नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे ग्रुप्स को आपने क्या दे दिया है? रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हुआ क्या बेल्जियम में? बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर बेल्जियम में हुआ क्या? यहाँ बेल्जियम में जो बेल्जियन लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा? बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेड अ डिफरेंट अरेंजमेंट सो दैट पीपल कुड लिव पीसफुली। यहाँ के जो लीडर्स थे बड़े समझदार थे। लीडर्स हमेशा समझदार वाले ही होने चाहिए। भारत में हमारी जो लीडरशिप है ना, वो क्या करती है, उनको ना डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने से मतलब नहीं है। भारत के लीडर क्या है? धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ पे इसमें लीडर्स की भी कोई गलती नहीं है, गलती है भारत के लोगों की। हर चीज के लिए जिम्मेदार है भारत के लोग। क्यों? भारत के लोग भी जब इलेक्शन का टाइम आता है तो किसके नाम पर वोट देते हैं? धर्म के नाम पे वोट देते हैं। भारत के लोगों ने कभी भी ना तो एजुकेशन के लिए वोट दिया, ना तो कि हॉस्पिटल्स को अच्छे मतलब सर्विस के लिए वोट दिया। भारत के लोगों ने केवल धर्म के नाम पर वोट दिया है। और इसीलिए हर बार जो लीडर्स आते हैं वो धर्म के नाम पर ही लीडरशिप करते हैं भारत में। ठीक है, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। और ऊपर से हमारा युवा, डिग्री लेने से इसका मतलब, डिग्रियों से इसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार पढ़े लिखे हो। डिग्रियां तो मिल जाएंगी ना। किसी शायर ने कहा है कि जो डिग्रियां होती हैं वो तालीम के खर्चे की रसीदें होती है। शिक्षा का असली जो मोटिव होता है ना, वो एक किरदार खड़ा करना होता है। बात समझ में आई? तो इंडिया में आप देखो ना, ठीक है ना, डिग्रियां हैं लेकिन समझदार बालक फिर भी नहीं है। अब देखो यहां पर गवर्नमेंट ने क्या करा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बनाई तो 2 लोग डच भाषा बोलने वाले होंगे और 2 लोग कौन से होंगे? फ्रेंच भाषा बोलने वाले होंगे। ठीक है, कहां दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा पॉइंट समझना, पावर इज शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पावर शेयर हुई किस पे? फ्लेमिश रीजन वालों पे पावर दी गई और वेलोनिया पे। मतलब दोनों ही रीजन में स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? तीसरा समझना, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कितनी समझदारी वाली बात है कि मतलब अगर आप इस क्षेत्र को देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, फिर तीसरी गवर्नमेंट बना दी जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होगी इन स्टेट्स में। किसमें? इन्हीं स्टेट्स में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो इलेक्ट करी जाएगी एक भाषा बोलने वाले लोगों को, है ना। जैसे डच भाषा वाले हैं तो वो डच
वो मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव अलग से इलेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड अ ट्रू पावर शेयरिंग। ऐसी होनी भी चाहिए और इससे गवर्नमेंट स्टेबल बनती है। ठीक है बेटा। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और वहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों कम्युनिटी को। ठीक है, चारों पॉइंट बहुत अच्छे से याद है। पहला पॉइंट क्या था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया किसको, दोनों भाषा वाले बोलने वाले लोगों को। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करी, स्टेट के बाद तीसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी, चौथा कैपिटल सिटी में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 4 पॉइंटों में याद रख लो, बात खत्म। ठीक है, अब सुनना, ये जो मॉडल आपको ना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, आप बोलोगे पता नहीं गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट बना रहे हैं, ये एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी सिविल वॉर नहीं हुए, कभी भी क्या नहीं हुआ, अनस्टेबिलिटी नहीं आई। बच्चों बात क्लियर है ना? बच्चों बात क्लियर है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमारी ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ रही है हमें। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है? ये आपका अकोमोडेशन था बेल्जियम में। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या करा, सीधे 4 पॉइंट में सवाल आता है, 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, चारों के चारों। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ऑल्दो दिस मॉडल सीम्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट वर्क सो well so far and helped in avoiding civil strife between two major communities। यहाँ पर कभी वॉर नहीं हुई, यहाँ पर कभी भी, ठीक है, वॉर वाली सिचुएशन कभी भी क्रिएट नहीं हुई। ठीक है, तो ये आपके बेल्जियम के बारे में था। यहां तक बातें क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। अब पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। अगर आप श्रीलंका को मैप में देखोगे बेटा, ठीक है, श्रीलंका को अगर मैप में देखोगे तो देखो बेटा, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पर ये एशिया, ये वाला एशिया वाला रीजन है। इस एशिया में ये हमारा भारत, प्यारा भारत है, और बिल्कुल बिल्कुल नीचे बैठा हुआ ये श्रीलंका है। ठीक है, तो ये साउथ एशिया के भी साउथ में आ रहा है। तो श्रीलंका क्या है बेटा? श्रीलंका इज एन आइलैंड साउथ एशियन नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ी सी किलोमीटर दूर ये एक कंट्री है, आप जानते हो इसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो यहाँ बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से बेटा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? सिन्हाला, सिन्हाला। ठीक है, और दूसरा तमिल स्पीकर्स हैं। क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इनका धर्म क्या है? बुद्धिज्म। इनका धर्म क्या है बेटा? बुद्धिज्म। क्लियर है बेटा? इनका धर्म कौन सा है? बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद तमिल में देखो 74% सिन्हाला है और 18% तमिल स्पीकर्स है। ठीक, तमिल स्पीकर्स में भी कुछ श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंका के ही तमिल्स होंगे, और कुछ तमिल कौन से हैं? वो इंडियंस, जो इंडिया से गए हुए वहां पर माइग्रेट करके गए होंगे, वो है। ठीक है, क्लियर है? इनका देखो, इन इंडियन तमिल्स में कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स में भी कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ हिंदू होंगे। तो इनके रिलीजन क्या है बेटा? इनके रिलीजन कौन सा है? हिंदू और मुस्लिम। ठीक, सिमिलरली अगर आप देखोगे, ठीक है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। 74%, 18%। क्लियर है? अब देखो रेस्ट ऑफ द लोग क्या है? क्रिश्चियंस है। जो क्रिश्चियंस है वो तमिल, सिन्हाला भी बोलते हैं, तमिल से बोलते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन समझना, मेजॉरिटी में कौन है? मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा मात्रा में कौन है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग। ठीक है, उससे कम कौन से हैं? तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जिसमें कुछ इंडियन तमिल्स हैं, कुछ श्रीलंकन तमिल्स हैं। उनका रिलीजन क्या है? हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक, और थर्ड में आ रहा है क्रिश्चियनिटी। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहाँ की गवर्नमेंट जो थी ना, क्योंकि यार ये एशियन नेशन है, हमारे नेशन की तरह तो होगी गवर्नमेंट, क्या करेगी? मेजॉरिटी को थोपेगी, मेजॉरिटी बना करके माइनॉरिटी के ऊपर थोपना स्टार्ट करेगी, है ना। एक बात सुनी थी हमने कि जो लड़ाई है वो हमेशा अपने से पावरफुल में होनी चाहिए। हमारे वहां पर क्या होता है? मेजॉरिटी ताकतवर जो है वो माइनॉरिटी मतलब कमजोर के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है पावर शो करने का। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ श्रीलंका में, सुनना, जो सिन्हाला थी ना, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी, क्योंकि मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करके माइनॉरिटीज के राइट्स को छीनना स्टार्ट कर दिया। और जब इन्होंने राइट्स को छीनना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर हुए सिविल वॉर। ठीक है, क्लियर है? समझना आ गया? अब देखो मेजॉरिटेरियनिज्म, क्लियर है? ठीक है ना। अब श्रीलंका के बारे में समझना। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leader of Sinhala community sought dominance over minorities. उन्होंने अपना डोमिनेंस शो किया। To do so, ये करने के लिए गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? तो ये होता है एक ऐसा बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority।
एक ऐसा बिलीव होता है जहां पर मेजोरिटी सोचती है कि हम इस कंट्री को अपने हिसाब से रूल कर लेंगे, जहां पर माइनॉरिटी के जो राइट्स होंगे उसको हम डोमिनेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर डोमिनेंस शो कर सकते हैं। डोमिनेंस का मतलब अपना प्रभुत्व दिखाना। क्लियर है? ये होता है मेजोरिटिज्म। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर श्रीलंका में यही हुआ। सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या करा, 1956 में एक एक्ट लेकर आए और उसमें सिन्हाला को क्या करा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। किसको बनाया? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के सारे काम इस लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, और यहां पर डिसरिगार्ड किया किसको? तमिल को। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहां पर सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और इसको थोपा गया किसके ऊपर? मिनॉरिटी के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट बुद्धिज्म एंड फॉस्टर इट। याद करो कि यहाँ पर जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे उनका धर्म क्या था? बुद्धिज्म था। उन्होंने बुद्धिज्म को फॉस्टर किया। इससे क्या होगा? दूसरे धर्म एलिनेटेड फील करेंगे। इंडिया में सेम कंडीशन चलती है, इंडिया में भी सेम कंडीशन चलती है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट किया जाता है ताकि दूसरे धर्म हमेशा एलिनेटेड फील करेंगे फिर, और इस यहाँ पर क्या होगा? आगे जाके सिविल वॉर होंगे। फिर समझ में आया? लेकिन भारत के यूथ में कैसे समझाऊं? ठीक है, देखना बेटा, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा बुद्धिज्म को और गवर्नमेंट ने सीट्स को रिजर्व करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के लिए। बहुत जीता जागता एग्जांपल दूंगा, थोड़े ही दिनों में बांग्लादेश में घटना हो चुकी है। क्या घटना हो चुकी है? वहां की गवर्नमेंट ने जब फ्रीडम फाइटर्स के लिए सीट को रिजर्व करना स्टार्ट करा, वहां पे वॉर हुए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मेजोरिटी को लेकर नहीं, आपको सारे रिलीजन को, सभी सोसाइटी के सारी कम्युनिटीज को लेकर चलना है। एक वास्तविक लीडर यही होते हैं जो सभी को लेके चलें। ठीक है, आपको मासेस के लीडर बनना है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अब देखो यहाँ पर तीनों स्टेप क्या है, कौन सी कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं? सिन्हाला को दे रहे हैं। और जब सिन्हाला कम्युनिटी को यहाँ पर क्या मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, तो दूसरी कम्युनिटी ने क्या करा? एलिनेशन फील करा, जिस वजह से वहां पर क्या हुए? सिविल वॉर्स हुए। क्या हुए बेटा? सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब कंट्री के अंदर गृह युद्ध होना। ऑल दिस मेजर्स increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. As a result, relation between the Sinhala and Tamil community strained over time. खराब हो गए समय के बाद, which led to civil war in 1980. Thousands were killed. Many families forced to leave the country and many lost their livelihood. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल वॉर हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी और बहुत सारे लोगों का रोजगार गया। ठीक है, क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा? दो केस स्टडीज पढ़ी, बेल्जियम वाली और बच्चों आपकी श्रीलंका की। यहां तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब बात करते हैं। अब सुनो, बिना पढ़े इस चीज को जरा समझो और मुझे बताओ कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है? 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 ठीक है बेटा, तो लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है, इसको समझना। और इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको यार तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अगर तुम एक अच्छी ऑब्जर्वेशन करने वाले बच्चे हो तो इस चीज को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? याद करो, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुए? कन्फ्लिक्ट हुए। कन्फ्लिक्ट का मतलब वहां पे लड़ाइयां हुई। और पहली बात है ना, तो अगर पावर शेयरिंग कर देंगे तो ये क्या रिड्यूस करेगा? कन्फ्लिक्ट रिड्यूस करेगा। ठीक है, पावर शेयरिंग हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने बेल्जियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, उसमें वहां पर क्या नहीं हुए? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, अगर आप सुनो, कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे अगर आप पावर शेयरिंग करोगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोगे, तो जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सिविल वॉर नहीं होंगे। सिविल वॉर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी, और जब गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी तो एक कंट्री जो है वो डेवलप करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एज ईच सेक्शन गेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा समझ में आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पहला क्या था कि रिड्यूस होते हैं कन्फ्लिक्ट्स, दूसरा क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तीसरा, अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब सारे लोगों को साथ में लेके चलना, और जब सारे लोगों को साथ में लेके चलना है तो वो तो डेमोक्रेसी में हो पाएगा। डेमोक्रेसी तब हो पाएगी जब आप पावर सब लोगों को दोगे।
तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आपको चीज याद रखनी है। डेमोक्रेसी विदाउट पावर शेयरिंग इज जस्ट अ हॉलो कैंडी। हॉलो कैंडी का मतलब होता है खोखली टॉफी, जैसे टॉफी होती है उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो अगर आप डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बना लेंगे, लोगों को पावर ही नहीं देंगे, तो वो तो बेकार चीज हो गई। तो डेमोक्रेसी विदाउट पावर शेयरिंग इज जस्ट अ हॉलो कैंडी, देयरफॉर इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। क्लियर है, बात क्लियर है। चौथा देखो, यहाँ पर प्रूडेंशियल रीजन है और मोरल रीजन। मोरल रीजन का मतलब क्या है? मोरल रीजन का मतलब क्या? अगर मैं आपके अंदर मोरल वैल्यू दूं तो आप अच्छे होने चाहिए। सिमिलरली अगर डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, क्योंकि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल तभी है जब, मतलब सॉरी, डेमोक्रेसी जो है वो वैल्यूएबल तभी है जब सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है। तो याद रखना, मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज वेरी वैल्यूएबल। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? कि हम ये सोच, जैसे आप क्या सोच के पढ़ाई करते हो कि फर्दर आप एक अच्छी नौकरी कर लोगे, आपको अच्छा वो मिल जाएगा पैकेज। ठीक है, देखो पढ़ाई कभी भी नौकरी के लिए नहीं करी जाती। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे लोगों ने, केवल इंडिया के अंदर है ना, कुछ कंट्रीज के अंदर हमको ये सिखाया जाता है बचपन से कि पढ़ ले बेटा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया हम लोगों ने, बेटा उस दिन लोग नौकरी के लिए नहीं पढ़ेंगे, फिर अच्छे से पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। अभी लोग पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं? जो पढ़ाई है ना बेटा, वो हमेशा खुद के डेवलपमेंट के लिए, माइंड के डेवलपमेंट के लिए। जब आपका माइंड अच्छे से डेवलप कर जाएगा, फिर आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप हर फील्ड में सेट बैठोगे जब आपका दिमाग खुला हुआ होगा। बहुत सारे बालक हैं कोचिंग बैठ के पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बैठ के लिखते रहते हैं, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, पढ़ाई कर रहे हैं नाम से केवल। इससे कुछ नहीं होता। पढ़ाई नौकरी के लिए कभी नहीं होती। ठीक है, पढ़ाई खुद के डेवलपमेंट के लिए होती है। ठीक है, तो सिमिलरली पढ़ाई खुद के डेवलपमेंट के लिए होती है। पावर शेयरिंग क्यों होगी? कि उससे आउटकम्स अच्छे आएंगे। तो प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम एज डिसीजन आर टेकन बाय द कंसेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? लोगों की सहमति के साथ होगी। ठीक है, एक अगर व्यक्ति डिसीजन लेगा तो फिर हो सकता है वहां पर कंफ्लिक्ट आ जाए, लेकिन सब लोग मिलकर डिसीजन जब लेंगे तो वहां पर सेटिस्फेक्शन रहेगा सभी के लिए। तो ये वाई डेमोक्रेसी डिजायरेबल, आपको चीजें 5 पॉइंट्स में याद रखनी है। ठीक है बेटा, इसी के साथ अपना ये लेक्चर जो है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को डिटेल से करा है। ठीक है, अब सुनना, अब रही बात नोट्स की। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब रही बात नोट्स की, अब रही बात नोट्स की। तो बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके सबसे बेस्ट वे में आपको ना अब तक नोट्स नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप देखोगे ना तो सबसे बेस्ट नोट्स देखो, कोई भी पढ़ा रहा है, कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा है ना भाई, है ना? तो कोई कह नहीं सकता कि भैया कंटेंट चल रहा है जी हो रहा है। कंटेंट तो एनसीईआरटी का ही है, ये पूरी एनसीईआरटी से ही बनाया गया है। बट एक जो लैंग्वेज है उसको इजी करके, लेक्चर में आपको दिखा दिया मैंने, और उसको इजी करके आपको मैंने A4 साइज में इसको बनवा दिया। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम का, उस पर चले जाओ, जाके पावर शेयरिंग को सर्च करोगे तो आपको इस वे में जो पढ़ा है वो इसी वे में नोट्स आपके मिलेंगे। ठीक है, तो ये A4 साइज शीट है, इसको प्रिंट आउट करवा लेना बेटा, प्रिंट आउट करवा लेना। ये दिया हुआ जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ये पूरी चीज दी है। बेस्ट नोट्स है, कुछ और नहीं पढ़ना, नोट्स को रिवाइज करो। मैं प्रीवाइज क्यों करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? ये आपके देखो इस तरह के नोट्स हैं, आपको समझ में आती है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को एक इसमें सुनना, अब पूरे चैप्टर को एक माइंड मैप में मैं आपको बना देता हूं। आपको लास्ट में रिवीजन के लिए वहीं से पूरा रिवाइज कर लेना। देखो हमने पढ़ाया क्या क्या, आपको सुनना। सबसे पहले बच्चों हमने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट के बारे में, और उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बारे में, और फिर हमने आपको पढ़ाया था लेवल्स के बारे में। बच्चों अगर आप ऑर्गन्स को देखोगे तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनमें पावर सेपरेशन होती है तो क्या कहते हैं बेटा, फटाफट से बोलो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। लेवल में होती है, लेवल में क्या, सेंट्रल, उसके नीचे स्टेट, और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको क्या कहते हैं हम, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर वर्टिकल में क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि जो पावर शेयरिंग होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। हमने आपको बताया पावर शेयरिंग की 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली फॉर्म कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक्सप्लेन है। उसके बाद हमने आपको बताया कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स में,
पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स में, ठीक है। और यहाँ जो गवर्नमेंट है वो एक मोनार्की भी पढ़ाई आपको हमने, और दूसरी पढ़ाई डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ाई केस स्टडी, और केस स्टडी में हमने आपको जो पढ़ाया था बेल्जियम के बारे में, ठीक है। बेल्जियम के अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं, याद करो फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ठीक है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, और क्या था, जर्मनी। अब यहां पर क्या हुआ, ठीक है, यहां पर एक फ्लेमिश रीजन था और एक था वेलोनिया रीजन। और जहां पर गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट के साथ साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, और कैपिटल सिटी में अलग गवर्नमेंट बनाई, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। उसके बाद, ठीक है, ये अकोमोडेशन था बेल्जियम में। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में आपको पढ़ाया हमने कि श्रीलंका एक साउथ एशियन कंट्री है, यहाँ सिन्हाला कम्युनिटी है, ठीक है, सिन्हाला बोलने वाली, तमिल बोलने वाली, और तीसरी क्या थी, क्रिश्चियन, ठीक है। अब ये 74% थे, ये 18%, और बचे 7-8% क्या है, क्रिश्चियंस। अब यहां पर क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी और उसने क्या करा, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, ठीक है, सपोर्ट करा बुद्धिज्म को, और तीसरा सीट कर दी रिजर्व। इसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर, ठीक है, बात समझ में आ गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने आपको क्या पढ़ाया बच्चों, क्लियर है इतना ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा, पूरी ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट में हमने पढ़ाया वाई पावर शेयरिंग। पहला रिड्यूस करती है क्या, कन्फ्लिक्ट्स, दूसरा स्प्रिट होती है डेमोक्रेसी की, तीसरा हॉलो कैंडी पढ़ा दिया मैंने आपको, चौथा मोरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बच्चों क्लियर है, ये शॉर्ट नोट पूरे तैयार होने चाहिए, पूरा चैप्टर है आपका। अगर आप इसका डिटेल वाला लेक्चर मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।